नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो लोगों का इलाज भी करते हैं और लोगों का मन भी मोह लेते हैं अपनी कला से। तो सबसे पहले हम उनके मेडिकल करियर की बात करें। वो एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं और यूएसए में वो स्टडी भी कर चुके हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहाँ अपनी वो सेवाएं भी दे चुके हैं। तो जम्मू में भी और पठानकोट में भी वो प्रोफेसर के पदभार पर भी हैं। अन्य जानकारी तो और काफ़ी सारा जो उन्होंने अपनी लाइफ में 40 इयर्स की प्रैक्टिस में जो उन्होंने लोगों की सेवा की है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक व्यू दिखाना चाहेंगे जो उनकी कला में ये सब है। ये सब इन्होंने ही अपने हाथों से रचा है। ये इनकी आर्टिस्ट लाइन में जो है आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं और ये गोल्डन अवार्डी भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। और हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, जो हमारी सेहत है वही सबसे बड़ा ख़जाना है। जितनी कुछ जानकारी भी हम दर्शकों को देना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप में। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी सर। जी सर। तो सर, आपको ये जो गोल्डन अवार्ड मिला, सबसे पहले तो आपकी इसको बधाई हो। लेकिन ये सर ऐसी किन उपलब्धियों के चलते आप इस तक पहुंच पाए? देखें, मुझे दोनों तरफ से गोल्डन अवार्ड मिला है। मैं जम्मू कश्मीर में जब पढ़ता था तो मेडिकल कॉलेज जम्मू से मुझे बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड जो गोल्ड मेडल था वो मिला। इसके अलावा मैं अपने शौक के तौर पे पेंटिंग और स्कल्पचरिंग करता हूँ। इसके साथ बागवानी भी करता हूँ। तो मुझे काफ़ी किस्म के अवार्ड और कई जो गोल्ड मेडल हैं वो मिले हैं, चाहे वो बागवानी हो या मेरा जो कैरियर एज ए आर्टिस्ट है। मैं पिछले 15-20 साल से जम्मू कश्मीर के जो आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस ऑनलाइन हो रही हैं, उनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे काफ़ी एक्सीलेंस अवार्ड, गोल्ड अवार्ड्स और कला रत्नम अवार्ड्स ये सब मिले हैं। तो खैर, ये तो अपनी बात हुई। इसके अलावा मैं मतलब जहां आप हाथ डाल लेते हैं वहां से सोना निकाल कर ही लाते हैं, लगभग यही समझ लीजिए आप। तो शौक की बात है, जो भी आप करो काम। मेरा तो ये है कि लोग कहते हैं जी आप डॉक्टर होने के साथ साथ ये कैसे कर लेते हो। तो मैं ये समझता हूँ और सोचता हूँ कि जिस आदमी को जो करना है वो अगर करने का ध्यान ले तो वो हमेशा उसको अचीव करता है, अगर वो थोड़ा सा हार्ड वर्क और डेडिकेशन करे। तो ये मेरा जो हॉबी थी, मैंने उसे ऊपर लेवल पे लेके एज ए प्रोफेशनल के कैटेगरी में ले आया हूँ। लेकिन जो मेरा बेसिक जो मुद्दा है वो मैं एज ए प्रोफेसर और हेड HOD ये CMC पंजाब में रहा। इसके अलावा कंसल्टेंट मैं 30 साल 40 साल के करीब मैं रहा हूँ मेडिसिन में। और काफ़ी मैंने डायबिटीज़ पे काम किया है। मेरे जो काफ़ी पेपर्स नेशनली और इंटरनेशनली पब्लिश भी हुए हैं और मैं काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपना योगदान दे चुका हूँ। इसके अलावा आजकल जब से ये जो कोरोना की जो पेंडेमिक आई है तो लगभग ऑलमोस्ट महीने में 2-4 हमारे वेबिनार्स या जो जो विजुअल कॉन्फ्रेंसेस जो जूम के ऊपर आती हैं या डिफरेंट मीडियम्स में आती हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एज ए स्पीकर और एज ए चेयरपर्सन। तो लगभग अपना दिल मैं टाइम और जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूँ। सर आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उसी राह को अगर हम पकड़ें तो सर क्या ये गंभीर बीमारी है या ये आसानी से हल की जा सकती है, और इस पे हम जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त अगर एक पेंडेमिक कोविड चल रही है तो दूसरी जो एपिडेमिक जो हमारे हिंदुस्तान में है तो वो डायबिटीज़ की है। इस वक्त 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं हमारे देश में। और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तो ये जो लोगों को जो बीमारी है वो छोटी उम्र में आने शुरू हो गई है अभी, और लगभग ये बढ़ती ही जा रही है। तो साउथ ईस्ट एशिया में अक्सर जो है ये जो लोग जो हैं जो डायबिटीज़ से हैं वो दिन ब दिन उनकी जो मिकदार या उनकी जो जो फिगर है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और थोड़े सालों में 15-20 साल में हम इंडिया
जो है नंबर 1 होगा इन डायबिटीज़ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो हमारे लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात है। एक ये है कि ये बीमारी जो है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो इसमें जो ये है कि इसका जो तो असर सर अगर ये लाइफस्टाइल जैसे आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होगी जहाँ का खान पीन ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहेगा, है सर? देखिए, ये जो आपने बात करी है ये बिल्कुल ठीक है। जी एफ्लुएंस आने से ही शुगर की जो बीमारी है बढ़ती है। जी तो आपने बात की डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा, आज से 15-20 साल पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही इसका प्रकोप बढ़ा था। जी लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आनी शुरू हुई जी और अब हमारे पास भी एफ्लुएंस जो है हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो गया है और फैसिलिटीज़ जो है दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो अब अक्सर गाड़ियों में जाते हैं, जो पहले साइकिल पे जाते थे। जो लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे वो इंडोर गेम्स पे शिफ्ट हो गए। जो लोग घर का संतुलित खाना खाते थे वो अब फास्ट फूड पे आ गए। और इसके अलावा कोका कोला कल्चर जो हमारे देश में, केक्स पेस्ट्रीज वगैरह। हाँ ये सारा जो भी हो गया, जी सर। ये जो फास्ट फूड कल्चर या जिसे हम कोका कोला कल्चर कहते हैं, बच्चों में बहुत प्रचलित हो गया है। और कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो दूसरी एरेटेड वाटर जो है ये, और इसके अलावा केक्स जैसे आपने बात करी, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये जो कल्चर जो है ये तो फैशन बन गया है बच्चों में। तो इसके साथ साथ मोटापा जो है दिन ब दिन हमारे भारतवर्ष में बढ़ रहा है। आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा, आप सीनियर हैं, आपसे कुछ मैं सलाह लेना चाहूँगा। जैसे सर हम भी किसी के यहाँ चले जाते हैं मेहमान के तौर पर, तो वो हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते हैं और अगर हम ना पिएं तो वो नाराज़गी भी जाहिर करते हैं। तो उन लोगों से कैसे मतलब उनसे अपना हम बचाव करें, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक तो पीना नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि अगला इंसान भी नाराज़ ना हो। देखिए आपने ये जो सोशल स्टिग्मा की बात होती है, जी तो लोग सोचते हैं कि मेरा पता नहीं क्यों नहीं ये पी रहा है, जी ये शायद शुगर का मरीज हो। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने कैलोरीज को कम करना है तो आपको ये जो शुगर का कंटेंट जो है, चाहे वो सोडा में हो, चाहे वो जो आप कोल्ड ड्रिंक में कहें या किसी भी किस्म में जो हो, उसको आपको उसको कम करना ही है। उसके लिए आप सीधा नो कह सकते हैं। ये फॉरेन में जैसे होता है, अगर आपने नहीं लेना है तो आप बोल दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है तो आप फ्रेश जूस ले सकते हैं या नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं जिसमें कि मीठा ना हो। तो आप अपनी कैलोरीज को कम कर सकते हैं और मोटापे को भी कम कर सकते हैं। तो सर और हम ये जानना भी चाहेंगे कि सर जब कोई डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाता है तो उसको क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं? आपकी ये एक बड़ा ज्वलित प्रश्न आपने पूछा कि क्या हो सकता है। तो मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर अंग पे या हर ऑर्गन पे असर करती है। और ये जो डायबिटीज़ है ये एक दिन की बीमारी नहीं, एक महीने की बीमारी नहीं, सालों की साल की बीमारी है। तो अक्सर जब क्या है, अगर आदमी को ये बीमारी आ जाती है तो हमारे देश में अक्सर यही लोग समझते हैं कि जैसे बुखार आया, थोड़ी देर में दवाई खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे और छोड़ देते हैं। अभी भी काफ़ी लोग इसकी अवेयरनेस नहीं है हमें इस बीमारी की। तो हम अक्सर जब भी थोड़ी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो हम खाना पीना जो है वो अपना दोबारा शुरू कर देते हैं। जो परहेज़ कर रहे थे वो छोड़ देते हैं। दवाइयाँ जो है वो हम खा रहे थे वो बिना डॉक्टर की सब पूछताछ के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी शुगर अब नॉर्मल आनी शुरू हुई। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो आपको अपना जो डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की सलाह के साथ करनी है और उनको छोड़ना नहीं है। कम ज़्यादा जो करना है वो डॉक्टर की सलाह से करना है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी शुगर अनकंट्रोल रहेगी और अनकंट्रोल शुगर जो है लॉन्ग टर्म में हर ऑर्गन पे असर करती है। चाहे वो हार्ट हो, जिसे हम कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे हो सकता है। गुर्दे जो हैं फेल हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन पे स्ट्रोक हो सकती है जिससे अधरंग वगैरह होता है। पैरों पे जख्म आ जाते हैं और कई बार गैंग्रीन हो जाती है तो पैर काटने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमने सुन भी रखा है कि आपके घाव जल्दी भरते नहीं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अगर आपका पैरों में घाव आ गया और आपकी शुगर अनकंट्रोल रही हो, और क्योंकि वहाँ जो खून का दौरा जो है पैरों में कम होता है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है शुगर, और उसका जो इलाज प्रॉपरली ना हो तो उसको पैर को कई बार काटना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि एम्पुटेशंस जो है वो आफ्टर दी एक्सीडेंट्स डायबिटीज़ की वजह से ही ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आपने पहले कहा, इसे महामारी कहा ही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हमारे देश में जो है ऑलमोस्ट 10% से लेके 16% तक
जो व्यक्ति हैं जो 40 साल के ऊपर हैं उनको ये शुगर की बीमारी है। और ये अगर गांव की बात करें तो लगभग 8 से 10% है, और मेट्रोज में ये 15 से 16-17% तक जो है इस वक्त ये प्रकोप जो है इस बीमारी का है। तो देख लीजिए आप कितना बर्डन है हमारी कंट्री पे। हर पांचवा व्यक्ति या चौथा व्यक्ति जो है वो शुगर से ग्रस्त है, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारा लोड जो है हेल्थ सिस्टम पे आएगा। तो कभी आपको हार्ट के जो पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, आपके किडनी के पेशेंट बढ़ जाएंगे, इसके अलावा अधरंग और जो जो आपकी जो पैरों के अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो एम्पुटेशन जैसे मैंने बात करी। इसके बाद आप आंखों पे असर आए तो ब्लाइंडनेस का भी एक मेजर काज जो है वो डायबिटीज़ है। तो आप देखिए कि कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इससे नहीं ग्रस्त होता। लेकिन ये जो असर जो आता है शुगर का, एक दिन में नहीं आता है, ये सालों साल में 10-15 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू करते हैं, जिसे हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, स्पेशली जो लोग 40 साल के बाद जिनको शुगर आती है, जिसे टाइप 2 कहते हैं, जो कि 90% से लेके 95% तक हमारे देश में इससे जो लोग ग्रस्त हैं। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर, क्या परहेज रखने चाहिए और इसका इलाज कितना लंबा चलता है? देखिए, शुगर जो है आपको कंट्रोल करनी है। शुगर कंट्रोल करने के हमारे पास 4 ही तरीके हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर आप मेडिटेशन भी साथ में ले लें और उसके साथ साथ अगर आप योगा करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। कम से कम 45 मिनट्स से लेके 1 घंटा अगर आप रोज़ का व्यायाम या सैर कर सकें या कोई गेम्स खेल सकें तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ आपको खाना है। खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको 50 to 55%, और उसके बाद 30% के करीब प्रोटीन्स, बाकी जो है फैट्स का जो है आहार होना चाहिए, जिसे हम संतुलित खाना कहते हैं। और उसमें फ्रूट्स का भी सेवन करना जो है वो बड़ा अच्छा होता है शुगर में। और अल्टीमेटली हमारा जो एम जो है वो है कि शुगर को कंट्रोल रखना है। तो तीसरा जो होता है वो टैबलेट्स आ जाती हैं। जब हम सैर और परहेज से गोली नहीं कंट्रोल कर सकते अपनी शुगर, तो फिर हमें गोली की जरूरत पड़ जाती है, जिसे हम टैबलेट्स ऑफ शुगर की दवाइयाँ कहते हैं। और फिर उससे भी अगर कई सालों के बाद वो जो दवाइयाँ जो है वो भी काम करना छोड़ती है। आपने देखा होगा बड़े लोगों में दवाई खाने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसी स्टेज पे फिर हमें इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो उसके बाद 10-15 साल के बाद लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट 70% जो पेशेंट्स हैं उनको शुगर के लिए इंसुलिन की लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उसके बाद उनको डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो आप शुगर एक टाइम का इंजेक्शन लगा सकते हैं, मल्टीपल इंजेक्शंस होते हैं, 3 टाइम लगाते हैं या 4 टाइम, वो आदमी जो है उसकी शुगर की मिकदार के ऊपर होगा और वो डॉक्टर की सोच के ऊपर और जो उसको बीमारी है उसके हिसाब से ही हमें इंसुलिन उसको देनी पड़ेगी। जी सर। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, हमें एक मौका मिला है आप जैसे सीनियर से बातचीत करने का, मैं जानकारी बढ़ाना ही चाहूँगा अपनी। सर एक मैं काफ़ी टर्म सुन रहा हूँ बैक टू नेचर, सर थोड़ी इसके बारे में जानकारी दें आप जाते जाते। देखिए, बात यह है कि आज से कई साल सदियों पहले जो शुगर वगैरह जो थी इतनी आपको लोगों में दिखती नहीं थी। क्यों नहीं दिखती थी? बिकॉज हम नेचुरल फूड खाते थे। हम जो जो रोटी खाते थे ये संतुलित खाना होता था, घर घर का बनाया होता था, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ये नहीं होते थे, ऑर्गेनिक फूड होती थी। अब ये सब फर्टिलाइज़र से हम फूड तैयार करते हैं। हमारे जो जो फल आए हैं उनको पकाने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। एरेटेड वाटर, जैसे अभी आप कोका कोला की बात कर रहे थे, तो एरेटेड वाटर्स हैं। इसके साथ साथ बर्गर्स हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स जो है वो बड़े ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और जब भी आप प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली जाके आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता। और धीरे धीरे हमारे जब भी हम ओवर वेट होते जाते हैं, जब हमारा जो वज़न बढ़ता जाता है, जितना हमारे हाइट के हिसाब से होना उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हमें शुगर आने का चांसेस रहता है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जहाँ हम रहते हैं हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, जो ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो बेसिक जेनेटिक है वो इंसुलिन प्रोन है, कि उनमें इंसुलिन का जो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी शुगर की बीमारी का है जो कि इनमें बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ में बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप, हमारा जो है हमारा जो जो जेनेटिक बैकग्राउंड ऐसा है कि हमें शुगर
जो प्रोन हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पर कभी भी कोई ये एफ्लुएंस आ जाता है या ज़्यादा खाना पीना हो जाता है, कैलोरीज बढ़ जाती हैं, मोटापा आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो शुगर जो है वो हमारे सामने आ जाती है, जिसके लिए हमें उसके साथ फाइट करना पड़ता है। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी जानकारी भी बढ़ी, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि शुगर को आप अगर आ जाए तो पहले तो उसको बचाने की कोशिश करें, अगर अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें ताकि आप मोटापा ना हो और आप अपने आप में स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रॉपर डाइट को कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर शुगर की बीमारी आपको बाई चांस आ जाती है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह लीजिए, प्रॉपर शुगर को मॉनिटरिंग करें, अपना शुगर चेक करते रहें, उसी के हिसाब से अपनी डोज जो है वो अपनी दवाई की भी या इंसुलिन जो भी आप ले रहे हैं उसको एडजस्ट करें, डॉक्टर की सलाह से करें, अपनी मर्जी से किसी भी मैजिकल क्योर जैसे आप किसी देसी टोटके के चक्कर में फंस जाएंगे तो वो आपको बहुत नुकसान ज़्यादा देगा। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी शुगर को ऐसे ही रहने दूं, बाद में देख लूँगा, क्योंकि बाद में जितनी देर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है उतनी ज़्यादा आपके जिस्म के जो अंग हैं उन पे असर आएगा और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से दवाई खाएं तो आप एक नियमित रूप से व्यायाम करें तो एक अच्छी ज़िंदगी एक डायबिटिक जी सकता है और एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है, अगर आप मेहनत करना चाहें। तो ये सब आपकी मेहनत पे निर्भर है और इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जो भी है खाना पीना अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने शौक थोड़े हद तक खाने पीने में सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो डॉक्टर की सलाह के साथ अगर आप करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी नॉर्मल लाइफ ना हो और आप एक साल जिए और नॉर्मल लाइफ में रहें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर, जिनकी जानकारी बहुत यानी कि हमारे लिए कीमती है। आपने इनसे तफसीली तौर पर सुना जो आपके काम आएगा। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है और कोका कोला कल्चर से अपने बच्चों को ज़रूर बचाएं। आपको बच्चों का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर छोटी उम्र में ही आपको डायबिटीज़ झेलनी पड़ी तो आपने एक लंबा जीवन जीना है, मुश्किल आपके लिए ही बन जाएगी। तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी खबर थी और हम सर का भी एक बार फिर शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें जानकारी दी। आप जुड़े रहिए जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ विनोद सिंह सैनी, धन्यवाद।